एक बार रहती थी एक मम्मी बकरी एक कुटिया में जंगल के किनारे। उसके साथ छोटे बच्चे थे जिनसे वो बहुत प्यार करती थी। कभी कभी मम्मी बकरी को कुटिया छोड़कर जाना पड़ता था खाना लाने के लिए, और आज उसको वही करना था। उसने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, गौर से सुनो बच्चों, मुझे बाहर जाना है खाना लाने। सब ध्यान से रहना, क्योंकि मैंने सुना इस इलाके में एक भेड़िया घूम रहा है। वो बहुत ही खतरनाक है और अगर उसने तुम सबको देख लिया तो वो सबको खा जाएगा। वो बहुत शातिर है और किसी और के रूप में भी आ सकता है। उसकी आवाज बहुत कठोर है और उसके पैर काले। तो नजर रखना और घर में ही रहना, किसी को भी अंदर आने नहीं देना। चिंता मत करो मम्मी, हम बहुत सावधानी से रहेंगे। हम किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलेंगे। आप आराम से जाओ। और अंदर से जब उन्होंने ताला लगाया तब वह वन की ओर निकल पड़ी। उसी समय वो भेड़िया जो पेड़ के पीछे छुपा था बाहर निकल आया मम्मी बकरी के जाते ही। दरवाजे पर गया और खटखटाया। कौन है? दरवाजा खोलो, मैं मम्मी हूँ और मैं तुम सबके लिए अच्छे अच्छे चीजें लाई हूँ। परंतु भेड़िया की कठोर आवाज को सुनकर उन्हें समझ आ गया कि वह उनकी माँ नहीं थी। तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज बहुत मधुर है और तुम कितने कठोर लगते हो। तुम भेड़िया हो ना? चले जाओ यहाँ से। भेड़िया वहाँ से चला गया, ये सोचते हुए कि अब वह अपनी आवाज को कैसे बदले। एक पेड़ के पास गया और मधुमक्खी का छत्ता को पूरा खा गया। अपनी आवाज को मधुर बनाने के लिए फिर से कुटिया के पास गया और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो प्यारे बच्चों, मैं आ गई और तुम सब के लिए अच्छी चीजें लाई हूँ। पर गलती से भेड़िया ने अपने पैर खिड़की पर रख दिया और छोटे बकरों ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। नहीं नहीं, हमारी मम्मी के पैर इतने बड़े और काले नहीं हैं, उनके छोटे और अच्छे हैं। तुम भेड़िया हो ना? जाओ यहाँ से। भेड़िया चला गया, ये सोचते हुए कि अब वह अपने पैरों को कैसे बदलेगा। अचानक से उसे एक युक्ति सूझी। एक रोटी वाले की दुकान पर गया और अपने पैरों को आटे में डुबो दिया। फिर वापस उस कुटिया के पास आया। अब मैं देखता हूँ ये बकरे दरवाजा कैसे नहीं खोलेंगे। फिर से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो प्यारे बच्चों, मैं हूँ मम्मी और मैं तुम सब के लिए मजेदार खाना लाई हूँ। सबसे बड़ा बकरा जो था उसने कहा, अपने पैर दिखाओ ताकि हम देखें कि तुम सच में हमारी माँ हो या नहीं। भेड़िया ने अपने आटे वाले पैर दिखाए। देखा, मैं ही हूँ इस बार, अब खोल दो। बकरों को लगा कि इस बार सच में उनकी माँ वापस आ गई और फिर सबसे बड़े वाले ने धीरे से दरवाजा खोला। तुरंत भेड़िया अंदर घुस आया और सब पे गरजने लगा। छोटे बकरे इधर उधर भागने लगे खुद को बचाने के लिए। एक ने मेज के नीचे छिपने की कोशिश की, पर भेड़िया उसको पकड़ के खा गया। एक बर्तन के पीछे, पर भेड़िया उसको भी खा गया। तीसरा कोठार में गया, पर भेड़िया उसको भी खा गया। चौथा अपनी माँ की कुर्सी के पीछे, पर भेड़िया ने उसको भी पकड़ा। पांचवा बिस्तर के नीचे, पर भेड़िया ने उसको भी पकड़ लिया। छठा टब में छुपने की कोशिश की, परंतु भेड़िया उसको भी खा गया। केवल सबसे आखिरी और सबसे छोटा बकरा सुरक्षित पुराने घड़ी के पीछे छुपा था। जब भेड़िया को कोई और नहीं मिला तो उसने कहा,
मुझे याद तो नहीं आ रहा यहाँ कितने थे, 6 या 7? पता ही नहीं चला मैंने कितनों को खाया। चलो, मेरा पेट तो भर गया है, थोड़ा आराम कर लूं। अगर और कोई बचा तो मैं बाद में उसको देख लूंगा। तो भेड़िया गया बाहर और एक सेब के पेड़ के नीचे आराम से सो गया। जल्दी वह खरांटे लेते हुए गहरी नींद में चला गया। कुछ देर बाद मम्मी बकरी खाना लेकर वापस आई और घर पे सब कुछ बिखरा हुआ देखकर परेशान हो गई। तो उसे समझ आ गया कि भेड़िया ही उधर आया होगा। मम्मी बकरी जोर जोर से रोने लगी। अचानक से उसने एक छोटी सी आवाज सुनी। मम्मी, आप ही हो क्या? हाँ बच्चा, मैं ही हूँ। कहाँ हो और इधर क्या हुआ? सबसे छोटा बकरा बाहर निकल आया और अपनी माँ को सारी घटना सुनाई। हे भगवान, नहीं, ये क्या हो गया? मम्मी बकरे ने सोचा कि वह खुद देखेगी अगर कोई बचा या नहीं। तो तब ही उसने पेड़ के नीचे मोटे भेड़िया को देखा खरांटे मारते सोते हुए। नजदीक गई तो उसने देखा कि भेड़िया के पेट के अंदर से कुछ हिल रहा था। उसको लगा शायद उसके बच्चे अभी भी जिंदा है। जल्दी वह अपने घर गई और एक बड़ी सी कैंची को ले आई। उसने भेड़िया के पेट को काटा तो उसके सारे बच्चे बाहर निकल आए। मम्मी बकरी बहुत खुश हो गई। भेड़िया इतना लालची था कि उसने बकरों को खाने के बजाय सीधा निगल लिया था। फिर उसने अपने बच्चों को कुछ पत्थर इकट्ठा करने को कहा और एक सुई धागा ले आई। इसके पेट में सारे पत्थरों को भर दो और फिर मैं इसको वापस सी दूंगी, तभी ये भेड़िया सबक सीखेगा। सब बच्चे बड़े बड़े पत्थर ले आए और मम्मी बकरी ने सारा कुछ भेड़िया के पेट में भर डाला। भरने के बाद भेड़िया के पेट को धागे से वापस सी डाला। काम खत्म होने के बाद सब वापस कुटिया में चले गए और भेड़िया के जागने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद भेड़िया जागा और अपने आप को भारी और थका हुआ महसूस किया। भेड़िया बहुत प्यासा था। बहुत मुश्किल से उसने अपने आप को खड़ा किया और दर्द से चिल्लाने लगा। मैं इतना प्यासा हूँ, मैं पूरी की पूरी नदी को पी जा सकता हूँ। नदी के पास गया और जब पानी पीने के लिए नीचे झुका तो भेड़िया पत्थरों की भार से फिसल गिर पड़ा और नदी में ही डूब मरा। भेड़िया मर गया, भेड़िया मर गया। मम्मी बकरी ने फिर अपने बच्चों को बुलाया। सुनो मेरे बच्चों, सबसे पहले हम घर की सफाई करेंगे और फिर हम एक बड़ा सा जश्न मनाएंगे उन सब चीजों के साथ जो मैंने तुम लोगों के लिए जंगल से लाया है। और फिर 7 छोटे बकरों ने सीखा कि कभी भी किसी भी अनजान की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि बुराई का अंत हमेशा होता है। सिंड्रेला। कई साल पहले थी एक अति सुंदर और दयालु लड़की सिंड्रेला। सिंड्रेला की माँ उसके बचपन में ही चल बसी थी। कम उम्र से ही सिंड्रेला को अपने पिताजी का और अपने सौतेली बहनों का ख्याल रखना पड़ा, क्योंकि उसकी माँ असल में उसके पिता की दूसरी पत्नी थी। सिंड्रेला की बहनें उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। बड़े होने के बाद भी वे सिंड्रेला को नौकरानी की तरह रखते थे और बुरा बर्ताव करते थे। एक दिन सारे राज्य को एक महाजश्न के लिए राजमहल में आमंत्रित दिया गया।
सिंड्रेला 17 वर्ष की हो चुकी थी और महाराज ने राज्य की सारी जवान लड़कियों को ग्रैंड बॉल के लिए बुलाया था। परंतु सिंड्रेला की सौतेली माँ ने उसको जाने नहीं दिया और उल्टा उसके हाथ खुद को और अपने बेटियों को जश्न के लिए तैयार करवाया। दिन भर उससे काम करवाया और अंत में उसके गाउन को फाड़कर आग में डाल दिया ताकि वह जा ना सके। फिर उसको घर पर अकेला छोड़कर चले गए। सिंड्रेला दुखी होकर रोने लगी। वह हार मानने ही वाली थी जब एक परी देवी माँ उसके सामने प्रकट हुई। मेरी प्यारी सिंड्रेला, मत रो, मैं तुम्हें ग्रैंड बॉल पर भेजूंगी, पर मेरे पास पहनने के लिए कोई गाउन नहीं है और मेरी सौतेली माँ और बहनों ने मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया है। चिंता मत करो मेरी बच्ची, थोड़ा सा विश्वास और जादू से सब ठीक हो जाएगा। पिपटी पॉपटी बू। परी देवी माँ ने अपनी जादुई छड़ी को चलाया और सिंड्रेला के फटे पुराने कपड़े सुंदर गाउन में बदल गए। फिर एक और लहर से सिंड्रेला के पैरों में चमकीले शीशे के जूते आ गए। वाह, ये गाउन तो बहुत ही सुंदर है परी माँ, पर मैं राजमहल तक पहुँचूंगी कैसे? परी देवी माँ ने देखा कि कुछ 6 चूहे बाग में एक कद्दू के पास खेल रहे थे। उनकी ओर अपनी छड़ी घुमाई और बोली, बिपटी बॉपटी बू। तुरंत 4 चूहे चमकीले काले घोड़ों में बदल गए और 2 गाड़ीवानों में। कद्दू बन गया एक सुनहरी गाड़ी। सिंड्रेला ये सब देखकर खुशी से झूम उठी। राजमहल की ओर निकलने से पहले परी देवी माँ ने बोला, ओह सिंड्रेला, ये जादू रात के 12 बजे तक ही रहेगा। तुम्हें उससे पहले घर वापस लौटना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया परी माँ। जब सिंड्रेला राजमहल में प्रवेश हुई तो सब लोग उसकी सुंदरता पर फिदा हो गए, पर किसी ने भी उसको पहचाना नहीं, बल्कि उसकी सौतेली माँ और बहनों ने भी नहीं। सुंदर राजकुमार को सिंड्रेला को देखते ही उससे प्यार हो गया। उसके पास गया और पूछा, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? हाँ। राजकुमार ने पूरा समय सिर्फ सिंड्रेला के साथ डांस किया। सिंड्रेला राजकुमार के साथ इतनी खुश थी कि उसको समय का पता ही नहीं चला। अचानक से उसको समय का याद आया और वो तुरंत घर की ओर वापस दौड़ निकली। ओह नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, बोली सिंड्रेला और राजमहल से बाहर निकलने लगी। जल्दी में उसका एक शीशे का जूता निकल आया और सिंड्रेला को उसको वापस उठाने का समय भी नहीं था। बारह बजते ही वह घर पहुंच गई। उसकी गाड़ी वापस कद्दू में बन गया, घोड़े चूहों में और उसका गाउन वापस उसके फटे पुराने कपड़ों में। उसकी सौतेली माँ और बहन कुछ ही देर बाद घर वापस लौट आए। तीनों उस सुंदर लड़की के बारे में बातें कर रहे थे जो राजकुमार के साथ डांस कर रही थी। राजकुमार को सिंड्रेला से प्यार हो चुका था, पर वो उसका नाम तक नहीं जानता था। उसको सिंड्रेला की शीशे की जूती मिली। मैं उसको ढूंढ के रहूंगा। जिस लड़की का भी पैर इस जूते में आएगा वही मेरी रानी बनेगी। अगले दिन से राजकुमार और उसके सेवक निकले उस लड़की की तलाश में। घर घर गए हर लड़की को उस जूती पहनाने के लिए, पर किसी का भी पैर उसमें आया ही नहीं।
अंत में राजकुमार सिंड्रेला के घर आया। सौतेली बहनों ने अपने पैर जोर जबरदस्ती उस जूती में डालने की कोशिश की, पर हो ही नहीं पाया। इस बीच सिंड्रेला की सौतेली माँ ने उसको कमरे में बंद कर दिया था ताकि राजकुमार उसको देख ना सके। सिंड्रेला तड़प के रोने लगी, ये ना जानते हुए कि वह क्या करे। अपने आप को बेहतर महसूस कराने के लिए सिंड्रेला गाना गाने लगी। इसी दौरान अब राजकुमार ने हार मान ही ली, जब अचानक से उसको सिंड्रेला की सुरीली आवाज सुनाई दी। राजकुमार ने सौतेली माँ से पूछा कि क्या घर में कोई और बालिका थी। सौतेली माँ ने बहुत कोशिश की राजकुमार को वहाँ से भेजने के लिए, पर राजकुमार ने अपने सैनिकों को आदेश दिया घर की तलाशी करने के लिए। आखिरकार सिंड्रेला को ढूंढ लाया गया और फिर जब उसने जूती को पहना तो उसको अच्छे से आ गया। राजकुमार ने अपने प्यार को पहचान लिया था। सिंड्रेला, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? तुम दयालु और धैर्यवान हो। जी हाँ मेरे राजकुमार। तो अंत में सिंड्रेला और राजकुमार की शादी हो गई और दोनों ने खुशी से अपनी जिंदगी का शुरुआत किया। सिंड्रेला ने अपनी बहनों को भी माफ कर दिया। वह एक बहुत ही दयालु महारानी थी और सारी प्रजा उससे बहुत प्यार करती थी। परी और गुप्त खजाना। एक बार एक गरीब आदमी वन के भीतर चल रहा था। दिन भर मेहनत से काम किया तो काफी भूख लग रही थी। दोपहर का भोजन साथ में ही लिया और आराम से बैठ के खाने की जगह ढूंढ रहा था। जल्दी उसको एक अरंडी के पेड़ के पास जगह मिली। हल्की सी हवा चल रही थी और थोड़ी सी गर्मी। वह आदमी वहां पर बैठकर खाना शुरू किया। डिब्बे में खाना कम था और उसको खाने के बाद भी भूख लगी थी। जैसे ही वो वहां से उठने वाला था, पेड़ के ऊपर से एक सेब गिरा उसके ही बाजू में। आदमी ने ऊपर देखा तो उसको एक छोटी सी परी नजर आई। परी के थे छोटे से रंगीन पंख और वह एक बांसुरी बजा रही थी। गरीब आदमी ने कभी भी परी नहीं देखी तो वह आश्चर्य रह गया। प्रणाम दोस्त, इतनी दुखी क्यों हो? प्रणाम परी जी, मैं एक गरीब इंसान हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ परंतु मेरी कमाई काफी नहीं है। कोई बात नहीं दोस्त, मैं तुम्हारी सहायता करूँगी। परी ने अपने बांसुरी पर कुछ धुन बजाया और एक बड़ा सा बेलचा आदमी के सामने प्रकट हुआ। इस बेलचे के साथ इस पेड़ के इर्द गिर्द खोदना। जब तक तुम्हें कोई खजाना ना मिले खोदते ही रहना, फिर तुम जीवन भर सुखी रह सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। परी मुस्कुराते धुन बजाते हुए वहां से उड़ गई। आदमी ने खोदना आरंभ किया। तेज धूप थी परंतु वह उत्सुक था ये जानने के लिए कि सच में कोई खजाना है या नहीं। आखिरकार उसने एक गहरा छिद्र खोद दिया और अचानक टंग टंग बेलचा कोई सख्त वस्तु से टकराया। आदमी ने जल्दी मिट्टी को हटाया और नीचे देखा एक सुनहरा संदूक। संदूक को उसने खींच निकाला। अंदर देखा तो वो संदूक बहुत सारे हीरे, मोती, रत्न और कई जेवरात से भरा पड़ा था। गरीब आदमी खुशी से झूम उठा, पर अचानक से सोचने लगा, इतना खजाना ऐसे ही पड़ा है, ये मुमकिन हो ही नहीं सकता।
अगर ये किसी और का है तो मेरा इसको लेना चोरी के समान होगा। जो भी नागरिक का नहीं है वो तो महाराज की संपत्ति होती है ना। परी ने तो मुझे खजाना लेने को बोला, परंतु बेहतर है मैं पहले महाराज की अनुमति लूं। ऐसा सोचकर आदमी महाराज के किले के लिए निकल पड़ा। महाराज ने पूछा, बताओ आदमी, यहाँ क्यों आए हो और तुम्हारे हाथ में ये क्या है? महाराज, आज मेरे साथ एक अजीब सी घटना घटी। जब मैं भोजन कर रहा था तो मेरे सामने एक परी प्रकट हुई और मुझे एरंडी के पेड़ के पास खोदने को बोला। उसने कहा कि मुझे कुछ खजाना मिलेगा और मिला भी, परंतु मुझे नहीं पता अगर इस पे मेरा कोई अधिकार है या नहीं। अगर ये किसी और की संपत्ति है तो मैं इसे लेना नहीं चाहूँगा। गरीब आदमी ने ऐसा कहकर खजाना महाराज को दिया और पीछे हट गया। ये बहुत ही बहुमूल्य खजाना मिला है तुम्हें, परंतु मुझे तुम्हारी निष्ठा बहुत पसंद आई। अपने दरबार में तुम जैसों की आवश्यकता है। मैं तुम्हें अपना कोषाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। राज्य की सारे खजाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुम्हारी सत्यता एक उपहार है। अच्छी सेवा करोगे तो मेरे राज्य में सुखी रहोगे। और हाँ, एक और बात, इस खजाने को ले जाओ, अब ये तुम्हारा है। परी ने तुम्हें भेंट दी थी और ये मेरी तरफ से भी तुम्हारी ईमानदारी के लिए भेंट है। आपकी सेवा करने के लिए मैं धन्य हूँ महाराज। मैं वचन देता हूँ, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूँगा। उस दिन से गरीब आदमी का जीवन ही बदल गया, परंतु उसकी वफादारी हमेशा के लिए अपरिवर्तित रही। एक बार की बात है, एक सुंदर से गांव में एक औरत अकेले रहती थी। उसके परिवार में और कोई नहीं था। अपने बचपन से ही उसे बच्चों और बागबानी का बहुत शौक था। उसके पास कई पौधे थे और उसे उनकी देखभाल करना बहुत पसंद था, मगर उसे खुद के बच्चों को पालना नसीब ना हुआ और इसी बात का उसे बहुत गम भी था। एक दिन पौधों को पानी देते हुए वो बच्चों के बारे में सोच रही थी। एक परी वहाँ प्रकट हुई। मैं तुम्हें कई दिनों से देख रही हूँ, तुम इतनी अलग क्यों हो? वो बोली। मुझे बचपन से ही बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, पर मेरी कोई संतान नहीं है। इस बारे में सोचकर मैं दुखी हो जाती हूँ। औरत बोली, तुम दुखी मत हो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी ने फिर अपनी जादुई शक्ति से उसे एक पौधे का बीज दिया। ये कोई आम बीज नहीं है, इसमें जादुई शक्ति है। तुम्हें इसे वहाँ उगाना होगा जहाँ बहुत धूप की किरण आती है। उसने औरत को उस बीज पर बहुत प्यार से रोज पानी डालने को भी कहा। फिर अचानक वो गायब हो गई। जल्दी ही जैसा परी ने कहा, उस औरत ने बीज को एक फूलदान में डाल दिया और उसे खिड़की के पास रख दिया। वो उस बीज को रोज पानी देती थी। धीरे धीरे बीज एक पौधा बन गया और उसमें एक सुंदर फूल भी उग गया। वो औरत बहुत खुश थी जब उसने फूल को देखा और फिर उसके पास जाकर उसे चूमा। जैसे ही उसने उसे चूमा, फूल खिल उठा और फिर उसमें एक छोटी लड़की को देखकर वो हैरान रह गई। उसने उस लड़की को अपने हाथों में लिया और उसे चूमा। फिर कहा, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। वो बच्ची उस औरत के अंगूठे से भी छोटी थी, तो उसने उसका नाम थम्बलीना रख दिया। इस बच्ची ने उसकी तन्हाई दूर कर दी थी। हर रोज वो थम्बलीना के साथ खुशी से खेलती, उसे खाना खिलाती और उसके लिए गाना भी गाती थी। उसने थम्बलीना के लिए एक शंख से बिस्तर भी बनाया था, जिसमें उसने उसके सोने के लिए जामुनी रंग की पंखुड़ियां रखी थीं और ऊपर लेने के लिए गुलाब की पंखुड़ियां भी थीं। उसने एक नाव भी तैयार की। वो पूरा दिन एक बहुत ही छोटे तालाब में खेलती थी। जैसे जैसे अच्छे दिन बीते,
एक रात एक मेंढक खिड़की से कूदकर अंदर आया। उसने थम्बलीना को देखा और सोचा, वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है। मैं अपने बेटे की शादी इसके साथ करूंगा। दोनों साथ में बहुत अच्छे लगेंगे। मुझे अभी इसे यहाँ से लेकर जाना होगा। मेंढक ने उसे शंख समेत उठा लिया जब वो सो रही थी। पास ही के एक तालाब के पास उस मेंढक का बेटा इंतजार कर रहा था। जब उसने थम्बलीना को देखा, वो खुशी से चौंक गया। उसने अपने पिता का शुक्रिया अदा किया और थम्बलीना के शादी करने के इस निर्णय को सराहा भी। क्योंकि वो डरे हुए थे कि थम्बलीना वहाँ से भाग ना जाए, उन्होंने उसे तालाब के बीचों बीच एक कमल की पत्ती पर रख दिया। जब थम्बलीना उठी, उसने अपने आप को तालाब के बीच एक पत्ती पर पाया। वहीं वो मेंढक उसकी शादी के बारे में बातें कर रहे थे और थम्बलीना सब सुन रही थी। उसका मेंढक से शादी करने की कोई इच्छा नहीं थी। वो अपने आप को इतना मजबूर देख के रोने लगी। वहीं पास में कुछ मछलियां जो उस मेंढक की सारी बातें सुन रही थीं, उन्होंने थम्बलीना की मदद करने का सोचा और पत्ते के तने को तोड़कर उसकी वहां से निकलने में मदद की। वो काफी समय से उस पत्ती पर तैर रही थी और फिर तालाब के एक किनारे पर पहुंची। वो बिल्कुल अनजान थी और भटक गई थी। कुछ देर बाद उसे एक चूहे ने देखा और अपने घर आने का न्योता दिया। चूहे ने उसे रहने को जगह दी और खाना भी दिया। थम्बलीना ने चूहे का शुक्रिया अदा किया और अपनी पूरी कहानी सुनाई। चूहे ने उसे बेझिझक वहाँ रहने को कहा। एक दिन चूहे ने थम्बलीना को दावत के बारे में बताया और उसे कुछ तैयारियां भी करने को कहा। तभी एक चूहा काले कोट में घर आया। थम्बलीना ने उसका अपनी मधुर आवाज में स्वागत किया। चूहा तो उसकी खूबसूरती देखकर आश्चर्यचकित रह गया था और वो उससे शादी करना चाहता था। उसने थम्बलीना और अपने दोस्त को बताया। थम्बलीना को मानना पड़ा, पर उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसके पास कोई चारा नहीं था। उस चूहे ने उन दोनों को अपने घर आने को कहा। रास्ते में एक गुफा भी आई और उस गुफा में उन्हें एक चिड़िया मिली। उस चिड़िया को कांटों से चोट लगी हुई थी और कांटे उसके पंख में फंसे हुए थे। वो चूहा बहुत ही निर्दयी था। उसने चिड़िया को धक्का दिया और थम्बलीना का हाथ पकड़कर चलता बना। थम्बलीना को बहुत दया आई और वो उस चिड़िया की मदद करना चाहती थी। वो उस चिड़िया के पास गई और उसके पंख से कांटे निकाल दिए। गर्मी का मौसम था और फिर वो चिड़िया भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उसने थम्बलीना का शुक्रिया अदा किया और थम्बलीना को वहां से लेकर उड़ गई। इसी बीच चूहा थम्बलीना को ढूंढते हुए उसकी ओर आ रहा था। दोनों ने एक लंबी यात्रा करी और एक फूलों के सुंदर बगीचे में आ गए। चिड़िया ने बहुत सावधानी से थम्बलीना को उतारा और उसे एक खूबसूरत फूल पर रख दिया। थम्बलीना ने वहाँ के राजकुमार को देखा। उसके पंख तो सब परियों से खूबसूरत थे और उसे देखते ही थम्बलीना को उस राजकुमार से प्यार हो गया। राजकुमार थम्बलीना को देखकर उसके पास गया। उसने देखा कि थम्बलीना कितनी सुंदर है। उसने थम्बलीना का हाथ मांगा और थम्बलीना ने खुशी से हाँ कह दिया। जैसे ही उसने हाँ कहा, खूबसूरत पंखों का जोड़ा उस पर आ गया। उनकी शादी हो गई और दोनों फूलों की दुनिया के राजा रानी बन गए। शादी के बाद दोनों थम्बलीना की माँ के पास गए।
जो उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। तभी से सब बहुत खुशी से साथ रहे। तो धन्यवाद बच्चों। भेष बदला भेड़िया। एक बार था एक भेड़िया। भेड़िया रहता था एक खेत के पास और रोज उस खेत पे नजर रखने लगा। भेड़िया था आलसी और उसको शिकार करने की हिम्मत नहीं थी, तो खेत में रहने वाले भेड़ों को खाना चाहा। भेड़ों की बुद्धि थी थोड़ी कम, किसी के भी पीछे पीछे चले जाते। किसान के पीछे जाते, किसान के बेटे के पीछे भी जाते थे और किसान के कुत्ते के पीछे भी जाते थे। जब वे अकेले होते तो बस बाकी भेड़ों के पीछे पीछे जाते थे। भेड़िया ने दूर से देखा और हंसने लगा। हा हा हा, बेवकूफ भेड़, किसी के पीछे भी चले जाते हैं। एक दिन भेड़िया उस खेत पर गया। उन भेड़ों को वहाँ से बाहर निकालना चाहा। मेरे पीछे आओ छोटे भेड़ों, कहा भेड़िया ने। अब सब भेड़ इतने भी बेवकूफ नहीं थे। भेड़िया को देखकर सब डर गए और रोने लगे। पापा! किसान आसपास ही था और भेड़ों की पुकार सुनकर दौड़े चला आया। भेड़िया ने किसान को आते हुए देखकर तुरंत वहाँ से भाग गया। अगले दिन भेड़िया ने एक योजना बनाई। अब सब भेड़िया के पीछे तो आएंगी नहीं, पर एक मासूम भेड़ के पीछे तो आएंगे ना। ऐसा सोचकर भेड़िया गया खेत पर। चोरी छुपे उसने एक भेड़ पे हमला किया और वहाँ से भाग गया। भेड़ का मांस खाके केवल उसकी चमड़ी बचा के रखा। भेड़िया ने उस चमड़ी को भेष बदलने के लिए इस्तेमाल किया। उसने चमड़ी पहना और अब वह भी भेड़ जैसा दिखाई दिया। अगले दिन भेड़िया खेत पर गया। प्रणाम मेरे भाइयों, क्या आप लोग मेरे दोस्त बनोगे? कहा भेड़िया ने। इस बार भेड़ों को डर नहीं लगा, क्योंकि वह उनके जैसा ही दिखाई दिया था। भेड़ चुपचाप भेड़िया के साथ चलने लगे। हुआ ये था कि उस दिन किसान के घर पे कोई दावत थी। किसान ने सोचा कि वह भोजन में भेड़ को पकाएगा, तो किसान गया भेड़ को चुनने। गौर से सब भेड़ों को जांचने लगा। उसने सबसे हट्टे खट्टे भेड़ को लेना चाहा। अब सबसे बड़ा भेड़ तो वो भेड़िया ही था। धीरे से किसान ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और झट सही समय पर कुल्हाड़ी चलाई और भेड़िया को मार दिया। अंत में अब न भेड़िया बचा, न भेड़िया की बुरी योजना। सारे भेड़ अब थे सुरक्षित। कभी कभी आसान रास्ता महंगा पड़ जाता है। घमंडी कछुआ। एक झील के पास रहता था एक कछुआ और दो हंस। तीनों अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे को कहानियां सुनाकर समय बिताया करते थे। कई साल बीत गए और फिर एक बार उस जमीन पर अनावृष्टि छा गई। झील लगभग सूख गया। पानी के बिना हम कैसे रहेंगे? चिंता मत करो दोस्त, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। कोई रास्ता है ही नहीं कछुआ। अगर हम दोनों यहाँ से उड़ भी जाएं, तो तुम पीछे रह जाओगे, क्योंकि तुम धीरे चलते हो ना, और हम तुम्हें कभी अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। अरे हाँ, मेरे पास एक अद्भुत योजना है। पहले तुम दोनों जाओ और कोई और झील को ढूंढो, फिर एक लंबी सी छड़ी लेकर वापस आना। छड़ी के बीच को मैं पकड़ूंगा और तुम दोनों कोनों को पकड़ के मुझे वहाँ तक उड़ा ले जा सकते हो। नए स्थान पर जाने के लिए अब यही रास्ता है। वाह, ये तो कमाल की योजना है। ये काम हो जाएगा, पर जब हम उड़ रहे हैं तब अपना मुंह नहीं खोलना, नहीं तो तुम सीधा नीचे गिर जाओगे। ऐसा कहकर दोनों हंस वहाँ से उड़ गए नए पानी वाले झील की खोज में। इसी दौरान कछुआ गर्व से फूट रहा था। उसने कमाल की योजना बनाई थी और अपने आप को आसमान में उड़ते हुए कल्पना कर रहा था।
कुछ देर बाद हंस लंबी सी छड़ी लेकर वापस आ गए। ठीक है कछुआ, ये रही तुम्हारी छड़ी, अब पकड़ लो इसको। ठीक है, सब तैयार, चलो चलें। कछुआ जल्दी जल्दी आया और अपनी जगह पर तैयार हो गया। जल्द हंसों ने अपने पंख फड़फड़ाए और तीनों आसमान की ओर सवार हो गए। तीनों बादलों के बीचों बीच उड़ रहे थे और कछुआ की योजना एकदम सही काम आई। मुझे विश्वास हो ही नहीं रहा है कि मैं उड़ रहा हूँ। मैं कितना बुद्धिमान हूँ। वो गांव देख रहे हो उधर? हमें उसे पार करके जाना है। जब वे गांव को पार कर रहे थे, सब लोग आसमान की ओर देखने लगे। 2 हंस और एक कछुआ को उड़ते हुए देखना काफी अद्भुत दृष्टि थी। हे, उन परिंदों को देखो, कुछ ले जा रहे हैं। कछुआ जैसा लग रहा है। सबकी वाहवाहियां सुनकर कछुआ और भी ज्यादा अखड़ने लगा, पर लोगों को पता नहीं था कि ये योजना उसी की थी और ये बात कछुए को सताने लगी। कितने होशियार परिंदे हैं, लगता है दोनों कहीं और जा रहे हैं और साथ में अपने दोस्त को भी ले जा रहे हैं। हाँ, पता नहीं ये योजना किसने बनाई, वो जीव कमाल का है। सबकी प्रशंसा सुनकर कछुआ को अब रहा नहीं गया। अपना बड़ा सा मुंह खोला और जोर से चिल्लाया, मैंने बनाई। कछुआ भूल गया था कि उसे अपना मुंह बंद रखना था और मुंह खोलते ही वह सीधा नीचे गिर गया। दोनों हंस दुखी थे कि उन्होंने अपने दोस्त को उसकी घमंडी के कारण खो दिया, पर अब वे कुछ नहीं कर पाए और अपने रास्ते ही उड़ चले। कभी कभी चुप रहना ही उचित है। एक समय की बात है, एक घने जंगल में 2 बिल्लियां रहती थीं। एक का रंग काला था और दूसरी का सफेद। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। दोनों हमेशा साथ रहती, साथ खेलती और साथ सोती भी थीं। कभी भी दोनों अलग नहीं हुई। एक दिन दोनों बिल्लियों को जंगल में खाना नहीं मिला। दोनों ने बहुत ढूंढा, मगर उनके हाथ कुछ न लगा। फिर काली बिल्ली बोली, दोस्त, मुझे लगता है जंगल में खाना नहीं है, हमें शहर में जाके ढूंढना चाहिए। सफेद बिल्ली ने ये सुनकर हाँ कहा, चलो हम शहर में तलाश करते हैं। दोनों शहर की ओर चल पड़ी। फिर अचानक उन्हें एक रोटी का टुकड़ा पड़ा मिला। दोनों ने एक साथ छलांग लगाई। दोनों ने एक दूसरे की ओर गुस्से से देखा। फिर काली बिल्ली बोली, अरे मैंने इसे पहले देखा है, तो मैं ही सारी रोटी खाऊंगी। बिल्कुल नहीं, इसे मैंने पहले देखा है, तो मैं ही इसे खाऊंगी। सफेद बिल्ली बोली। दोनों आपस में तय नहीं कर पा रही थी कि कौन रोटी को खाएगा। दोनों ने सोचा कि इससे पहले कोई और आ जाए, इस रोटी को जंगल ले जाना चाहिए और वहीं जाकर तय करना चाहिए। जब वो दोनों जंगल में वापस आईं, तब भी तय ना कर पाई। दोनों आपस में लड़ झगड़ रही थी, मगर तय ना कर सकी। वहीं पर एक बंदर बैठा हुआ था। उसने दोनों को लड़ते देखा। उसने सोचा, ये रोटी तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है, काश मुझे ये मिल जाए। बंदर ने थोड़ा सोचा और फिर उसे एक उपाय सूझा। उसने थोड़ी देर उन्हें लड़ते देखा और कुछ देर बाद पेड़ से कूदकर नीचे आया। फिर वो बिल्लियों के पास जाकर बोला, बहनों, तुम इतना क्यों लड़ रही हो? मैं तुम्हारे लिए इस रोटी को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता हूँ।
बिल्लियां मान गई और रोटी का टुकड़ा बंदर को दे दिया। बंदर ने रोटी को 2 हिस्सों में तोड़ा। उसने फिर दोनों को मापा। फिर उसने देखा कि एक टुकड़ा तो दूसरे से बड़ा है। उसने अपने दाएं हाथ में रख के टुकड़े को देखा और कहा, ये टुकड़ा दूसरे से तो थोड़ा बड़ा है। उसने थोड़ा सोचा और फिर उस बड़े हिस्से को तोड़कर अपने मुंह में रख लिया। बिल्लियां देखती रहीं, पर कुछ नहीं बोली। फिर उसने अपने बाएं हाथ में रखे टुकड़े को देखा। फिर बोला, अरे अब तो ये टुकड़ा दूसरे से बड़ा है। उसने उसमें से बड़ा हिस्सा तोड़ा और वापस अपने मुंह में रख लिया। बिल्लियों ने वापस बंदर को देखा, मगर कुछ नहीं बोला। बंदर ऐसे ही रोटी के टुकड़े तोड़ता गया जब तक उसने सारी रोटी खत्म ना कर ली। बिल्लियों ने उसे गुस्से से देखा और घुर्राया। बंदर जोर से हंसा और पेड़ पर वापस चला गया। रोटी वाला। एक बार था एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ी महिला और एक छोटा सा लड़का। एक सुबह बूढ़ी महिला ने रोटी बनाया एक मानव की शक्ल में। उसके बालों और कपड़े आइसिंग के साथ बनाया और नाक और आंखों के लिए गोल गोल आटे का इस्तेमाल किया। महिला ने फिर उसको ओवन में डाला और छोटे लड़के से बोली, इस रोटी वाले का ख्याल तुम रखना जब तक मैं और तुम्हारे दादा बाग में कुछ काम निपटा लेंगे, ठीक है बेटा? तो दादा और दादी गए बाग में आलू निकालने के लिए और छोटे लड़के को ओवन का ध्यान रखने को छोड़ दिया। पर लड़का अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। अचानक से उसको कुछ आवाज सुनाई दी। ओवन का दरवाजा खुला और अंदर से एक जीवित रोटी वाला बाहर निकल आ गया। वह घर के दरवाजे की ओर लुढ़कने लगा। छोटा लड़का दरवाजा बंद करने भागा, पर बहुत देर हो चुकी थी। रोटी वाला जल्दी से बाहर निकल गया और सड़क पर आ पहुंचा। छोटा लड़का उसको पकड़ ही नहीं पाया। वह रोते रोते अपने दादा और दादी के पास गया और सब कुछ बताया। दोनों ने अपना काम छोड़ा और रोटी वाले के पीछे भागने लगे, पर रोटी वाला था तेज और जल्दी उन सब की नजरों से गायब हो गया। रास्ते में रोटी वाला 2 आदमियों के पास से गुजरा जो कुआं खोद रहे थे। एक ने कहा, हो रोटी वाला, कहाँ जा रहे हो? मैंने एक बूढ़े आदमी, एक बूढ़ी महिला और एक छोटे से लड़के को पीछा छोड़ दिया है और अब मैं तुम सब लोगों से भी आगे निकल सकता हूँ। आओ आओ पकड़ो। सच में? अच्छा, तो देखते हैं, बोले आदमी और रोटी वाले के पीछे दौड़ने लगे। पर रोटी वाले के तेज रफ्तार की बराबरी नहीं कर पाए और अंत में हार मानकर रुक गए अपने आप को संभालने के लिए। फिर रोटी वाला 2 और आदमियों के पास आया जो गड्ढा खोद रहे थे। हे रोटी वाला, कहाँ जा रहे हो? मैंने एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ी महिला, एक छोटा लड़का और 2 कुआं खोदने वाले को पीछा छोड़ा है और मैं तुम लोगों से भी आगे निकल सकता हूँ। आओ आओ पकड़ो। अच्छा, सच में? चलो देखते हैं, बोले आदमी और रोटी वाले के पीछे दौड़ने लगे। जल्द रोटी वाला उनसे भी बहुत आगे निकल गया और दोनों आदमी अपनी सांसें संभालते हुए रुक गए आराम करने। थोड़ी देर बाद रोटी वाले के रास्ते में आया एक भालू। भालू पूछा, कहाँ जा रहे हो रोटी वाला? मैंने एक बूढ़ा आदमी, बूढ़ी महिला, एक छोटा बच्चा, 2 कुआं खोदने वाले और 2 गड्ढा खोदने वाले को भी पीछे छोड़ा है। मैं तुमसे भी आगे निकल सकता हूँ। आओ आओ पकड़ो। हाँ, सच में? देख लेंगे, बोला भालू। भालू रोटी वाले के पीछे दौड़ने लगा, पर रोटी वाला था तेज और जल्द वो बहुत आगे निकल गया। भालू ने भी हार मान लिया और आराम करने रुक गया। थोड़ी देर बाद एक भेड़िया उसके रास्ते में आया। भेड़िया ने पूछा, कहाँ जा रहे हो रोटी वाला? मैंने एक बूढ़ा आदमी, बूढ़ी महिला, एक छोटा बच्चा, 2 कुआं खोदने वाले,
दो गड्ढा खोदने वाले और एक भालू को भी पीछा छोड़ा है। मैं तुमसे भी आगे निकल सकता हूँ। आओ आओ पकड़ो। सच में? देख लेंगे, बोला भेड़िया और रोटी वाले के पीछे दौड़ने लगा, जो इतनी तेजी से भाग रहा था कि अंत में भेड़िया भी थक ही गया। वह भी आराम करने रुक गया। थोड़ी देर बाद रोटी वाले के रास्ते में आया एक लोमड़ी, जो चुपचाप कोने में बैठा था। लोमड़ी ने जोर से बोला, हे रोटी वाला, कहाँ जा रहे हो? मैंने एक बूढ़ा आदमी, बूढ़ी महिला, एक छोटा बच्चा, दो कुआं खोदने वाले, दो गड्ढा खोदने वाले, एक भालू और एक भेड़िया को पीछे छोड़ा है। मैं तुमसे भी आगे निकल सकता हूँ। आओ आओ पकड़ो। लोमड़ी बोला, क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया, जरा पास में आके फिर से कहो। मैंने एक बूढ़ा आदमी, बूढ़ी महिला, एक छोटा बच्चा, दो कुआं खोदने वाले, दो गड्ढा खोदने वाले, एक भालू और एक भेड़िया को भी पीछे छोड़ा है। मैं तुमसे भी आगे निकल सकता हूँ। आओ आओ पकड़ो। अरे मुझे अभी भी सुनाई नहीं दिया, थोड़ा और पास आओ ना, बोला भेड़िया अपना कान आगे करते हुए। रोटी वाला अब बिल्कुल लोमड़ी के बाजू में आके फिर से गला फाड़ के बोला, मैंने एक बूढ़ा आदमी, बूढ़ी महिला, एक छोटा बच्चा, दो कुआं खोदने वाले, दो गड्ढा खोदने वाले, एक भालू और एक भेड़िया को पीछे छोड़ा है। मैं तुमसे भी आगे निकल सकता हूँ। आओ आओ पकड़ो। अच्छा सच में? बोल उठा लोमड़ी और झट से रोटी वाले को पकड़ा और खा गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चालू लोगों की जाल से बच के रहना चाहिए। एक बार थी एक नाव जो एक लंबी यात्रा पर निकली थी। उस नाव पर था एक आदमी जिसका नाम था गलिवर। गलिवर एक साहसिक व्यक्ति था और वह कोई नई जगह का पता लगाने निकल पड़ा। एक रात तूफान की वजह से नाव पे सारे लोग समुंदर के बीचों बीच फंस गए। नाव डूब गई और उसके सारे लोग भी, सिवाय गलिवर के। गलिवर ने अपनी जान जैसे तैसे बचाकर समुद्र तट तक तैरते हुए चला गया। भूखा प्यासा और थका हुआ गलिवर ने खुद को रेत पर घसीटा और बेहोश गिर पड़ा। दिन भर गलिवर बेहोश ही रहा और जब वह अंत में जागा तो उस पे तेज धूप धधक रहा था। उसने हिलने की कोशिश की पर हो नहीं पाया। अपने आप को उठाने की कोशिश की पर हो ही नहीं पाया। उसके बाल, हाथ, पैर और शरीर जमीन से बांधे हुए थे। जैसे तैसे करके उसने अपने सर को धीरे से उठाया तो उसने छोटे छोटे इंसानों को इधर से उधर भागते हुए देखा। किसी ने उस पे सीढ़ी लगाई हुई थी उसके ऊपर चढ़ने के लिए। छोटा आदमी जो गलिवर की अंगूठा जितना था उसके कान के पास आकर बोला, तुम लिलीपुट की जमीन पर हो और हम लिलीपुट के निवासी। हम तुम्हें महाराजा के पास ले जा रहे हैं। चुपचाप चलना, नहीं तो हमें मजबूरन तुम पे गोली चलानी पड़ेगी। गलिवर ये सुनकर हैरान रह गया और उसको इस धमकी से हंसी भी आई, पर उसने चुप करके मान लिया। एक बड़ा लकड़ी का संरचना लाया गया और गलिवर को काफी संघर्ष के बाद उसको उस पे डाल दिया गया। सारे लिलीपुट्स उस संरचना को खींचकर ले गए। लिलीपुट्स थे छोटे छोटे पर एक साथ थे काफी बलवान। और जब गलिवर महल के अंदर प्रवेश हुआ तो वहाँ सारी इमारतें देखकर हैरान रह गया। सब कुछ इतना अच्छे से खड़ा किया गया था। लिलीपुट्स के शहर में कोई जश्न का समय था तो सब कुछ सजा सवर के था। ये सब देखकर गलिवर आश्चर्यचकित रह गया। महाराज महल के द्वार पर आया गलिवर का स्वागत करने। जीवन में गलिवर ने कभी भी इतना छोटा सा महाराज नहीं देखा था जिसने इतने बेहतरीन कपड़े और रत्न भरा ताज पहना हुआ था। तुम तो काफी अनोखे हो, अगर यहाँ रहोगे तो हम सबके बहुत काम आओगे। मैं जरूर आपकी मदद करूँगा, पर एक शर्त है, पहले आपको मुझे खुला छोड़ना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है,
इस महाकाय आदमी को खोल दो। गलीवर को आजाद किया गया और उसके लिए भोजन का प्रबंध किया गया, जिसको गलीवर ने पेट भर के खाया। जल्द उसके लिए अच्छे कपड़े भी बनाए गए। महाराजा ने गलीवर के लिए एक बड़ा सा घर बनाने का आदेश भी दिया था। लिलीपुट्स ने गलीवर की मदद से एक सुंदर सा घर बनाया। गलीवर इतने अच्छे घर में कभी नहीं रहा था और लिलीपुट्स के लिए ये घर बनाना एक बहुत बड़ी बात थी। लिलीपुट शहर का था एक पड़ोसी राज्य ब्लूज, जिनके साथ उनके संबंध कुछ ठीक ठाक नहीं थे। ब्लूज के महाराज ने लिलीपुट्स पर जंग छेड़ दी। उसने 100 नाव लाए लिलीपुट्स पर वार करने के लिए और सब लोग बहुत डर गए। लिलीपुट्स के निवासी गलीवर के पास गए उसकी मदद के लिए। महाराजा ने कहा, हमें निराश मत करो गलीवर, तुम्हारी मदद की हमें बहुत जरूरत है। आज का दिन ही है जब तुम सच में ये साबित कर सकते हो कि तुम हमारी रक्षा करते हो। गलीवर अपने लिलीपुट के दोस्तों की मदद करना चाहता था, क्योंकि उन सब ने उसका अच्छा ख्याल रखा था। गलीवर दरिया में घुस गया और सारे नाव को एक साथ बांध दिया और दूर समुद्र के अंदर ले गया। ब्लूज की सेना गलीवर के ऊपर पत्थरों से वार करने लगे, पर क्योंकि गलीवर इतना बड़ा था, उसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। दिन भर वह नाव को खींचते ही गया, जब तक ब्लूज की सेना ने हार मान लिया। गलीवर ने सबको चेतावनी दे दी कि वह लिलीपुट्स की जमीन पर कभी वापस न आए, नहीं तो वह उन सबको डुबा देगा। ब्लूज का महाराज आगे आ गया अंत में शांति का प्रस्ताव लेते हुए, और लिलीपुट्स के महाराज ने भी उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोनों राज्यों में अब शांति और दोस्ती हो गई। सब लोगों ने जश्न मनाया और गलीवर को अपनी वीरता पर प्रशंसा किया। गलीवर को वीर का पद दिया गया और वह कई साल तक लिलीपुट्स के राज्य में ही रहा। एक गर्मियों की शाम थी। एक राजकुमारी पार्क में टहलने के लिए निकली थी। वह अपने हाथों में अपनी पसंदीदा चीज, एक सुनहरी गेंद रखती थी। उसने गेंद को हवा में उछाला और फिर उसका जमीन पर गिरने का इंतजार किया। उसने गेंद को इतना ऊपर फेंका कि राजकुमारी को यह नहीं दिखाई दिया कि गेंद कहाँ गई। लेकिन फिर उसने पास की झील से एक आवाज सुनी, अरे नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने अपनी गेंद खो दी है। राजकुमारी ने निराशा में कहा, अब मैं अपने पिताजी को कैसे बताऊंगी कि मैंने वह कीमती उपहार खो दिया है जो उन्होंने मुझे दिया था। मैं इसे वापस पाने के लिए कुछ भी करूंगी। एक मेंढक ने सुना कि क्या हुआ था। राजकुमारी, क्या आप मुझे झील से आपकी गेंद निकालने की आज्ञा देंगी? हाँ, यह अच्छा होगा। राजकुमारी ने खुशी से ताली बजाई। मैं तुम्हें बहुत से हीरे जवाहरात दूंगी। लेकिन मेंढक ने मना कर दिया, मुझे आपका खजाना नहीं चाहिए। इसका मेरे लिए कोई फायदा नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि आप मुझसे प्यार करो और मेरे साथ खुशी से रहो। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे अपने साथ खाने और आपके बिस्तर पर सोने देंगी। ये क्या बेकार विचार है, राजकुमारी ने सोचा। मुझे संदेह हो रहा है कि ये बुरा मेंढक कभी भी मेरी गेंद को खोजने में सक्षम होगा। तो उसने जवाब दिया, हाँ ठीक है, बस मुझे मेरी गेंद लाकर दे दो और मैं तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करूंगी। मेंढक ने पानी में छलांग लगाई और जल्द ही उसका सिर सतह से बाहर निकल गया। ये मेरी रानी, आपकी गेंद। राजकुमारी ने अपनी पसंदीदा चीज ले ली और बहुत खुश हुई।
वह भूल गई कि उसने मेंढक से क्या वादा किया था और फिर वो राजकुमारी को पुकारता रह गया। राजकुमारी, मुझे अपने साथ ले चलो जैसा आपने वादा किया था। लेकिन उसने मुड़ के नहीं देखा। अगले दिन राजकुमारी खाने की टेबल पर अपने परिवार के साथ बैठी थी जब किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। राजकुमारी दरवाजे पर भाग कर गई और यह देखकर हैरान रह गई कि वो मेंढक था। राजकुमारी ने तुरंत दरवाजा बंद किया और वापस टेबल पर आ गई। वह कौन था जिसने आपको इतना परेशान किया, मेरी बेटी? ओह पिताजी, कल मैं सोने की गेंद के साथ खेल रही थी जो आपने मुझे एक तोहफे के रूप में दी थी और मैंने इसे झील में गिरा दिया था। वहाँ एक मेंढक था और मेंढक ने मुझे झील के तल से इसे बाहर निकालने में मदद करने का प्रस्ताव रखा। बदले में मुझे वादा करना पड़ा कि वह मेरे साथ यहाँ रह सकता है। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, आप एक राजकुमारी हैं और राजकुमारियां झूठे वादे नहीं करती। अपने शब्दों पर कायम रहें और उसे अंदर आने दें। राजकुमारी दरवाजा खोलने के लिए गई और फिर मेंढक टेबल पर कूद गया। मेंढक ने अपना सिर राजकुमारी की ओर किया। कृपया मुझे उठाएं ताकि मैं बगल वाली कुर्सी पर बैठ सकूं। राजकुमारी ने मेंढक को अपने बगल की कुर्सी पर बिठाया। मेंढक फिर से बोला, अब मुझे मेज पर लिटा दो ताकि मैं तुम्हारी सोने की थाली से खा सकूं। राजकुमारी ने उसे अनिच्छा से अपने हाथ में लिया और उसे अपनी थाली के बगल में रख दिया। खाने के बाद मेंढक फिर से बोला, मैं अब बहुत थक गया हूँ। मुझे अपने कमरे में ले जाओ और मुझे अपने बिस्तर पर डाल दो। तो राजकुमारी उसे अपने कक्ष में ले गई। मेंढक राजकुमारी के बगल में सो गया और सुबह वह नीचे कूद गया और महल से बाहर चला गया। राजकुमारी जब नींद से जागी तो उसने देखा कि मेंढक चला गया। शुक्र है, अब वो मुझे परेशान नहीं करेगा। लेकिन वह गलत थी क्योंकि शाम को मेंढक वापस आ गया। वह पहले से ही बिस्तर पर थी जब उसने दरवाजे पर वही दस्तक सुनी। उसने दरवाजा खोला और मेंढक ने छलांग लगाई और उसने उसे तकिए पर लिटा दिया। अगली सुबह राजकुमारी जाग गई और देखा कि मेंढक चला गया था। वह वास्तव में आशा करती थी कि यह आखिरी रात हो, लेकिन शाम हो गई और मेंढक तीसरी बार उसके साथ आया। वो सो गई। जब वह सुबह उठी, एक सुंदर राजकुमार अपनी सुंदर भूरी आंखों से उसे देख रहा था। वह सुखद रूप से हैरान थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि रात भर क्या हुआ था। राजकुमार ने उसे उस श्राप की कहानी सुनाई जो उस पर लगाया गया था। मैं एक राजकुमार था और मैं आपकी तरह ही एक महल में रहता था, लेकिन फिर एक दिन एक परी ने मुझ पर जादू कर दिया। मुझे एक राजकुमारी को ढूंढना था जो मुझे अपने साथ रहने देंगी, अपनी थाली में खिलाएंगी और अपने बिस्तर पर सोने देंगी ताकि वो श्राप टूट जाए। मुझे बहुत खुशी है कि आप वो राजकुमारी हैं जिसने मुझे अपने दुख से बाहर निकाला है। उसने घुटने टेक दिए और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता, बस मेरी एक इच्छा है कि आप मुझसे शादी करें और मेरे पिता के राज्य में मेरे साथ रहें। राजकुमारी को हाँ कहने में देर नहीं लगी। उन्होंने शादी की और एक साथ खुशी से रहे।